अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सुब्तान मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो। हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इस शो के साथ। मुझे और मिस शुमाइला को हम लोग आप सबकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो जो है उसमें हम बताते हैं आपको कि कैसे आप लोग इन लाइफ स्किल से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिस शुमाइला हर हफ्ते एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होती हैं। विलिंग वेज की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स को बताते चलें जी, एग्जीक्यूटिव स्किल्स वो स्किल्स हैं जिन्हें लाइफ स्किल्स कहा जाता है। ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं। ये स्किल्स हमारे फ्रंटल लोब से ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इन्हें इंसानी दिमाग के करने वाले काम कहा जाता है, यानी कि ये ह्यूमन स्किल्स हैं। और कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिन पे हम बात करते हैं, तो कुल 12 ऐसे स्किल्स हैं जिनके रेफरेंस में हम बात करते हैं। रिलेशनशिप में इन स्किल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, वर्क प्लेस पे इन स्किल्स का क्या रोल है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम कैसे बेहतर बनाएं। अगर कुछ स्किल्स मैं आपको मेंशन करता चलूँ तो वो इमोशनल कंट्रोल हो सकता है, जज्बात पे कैसे काबू पाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि चेंज के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, टाइम मैनेजमेंट का स्किल होना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लाइफ में खुद को ऑर्गेनाइज रखना, ऑर्डर में या एक पैटर्न के थ्रू लाइफ गुजारना, रादर कि अपनी चीज़ों को बिखरे रहने देना। इसके अलावा ये तमाम स्किल्स आपको हेल्प करते हैं रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में और आपकी ओवरऑल लाइफ में, चाहे वो आप बिज़नेस के रेफरेंस में बात करें या आप अपनी पर्सनल लाइफ या किसी बीमारी से डील करने में, ऑर्डर में आने के लिए, डिसऑर्डर से। तो ये स्किल्स आपको हेल्प करते हैं ओवरऑल लाइफ में। मिस, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहिए एग्जीक्यूटिव स्किल की इम्पोर्टेंस में? जी, जैसे आपने बहुत डिटेल में बात की कि ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में इसकी हार्ड वायरिंग हुई हुई है। कोई ब्रेन का एक एरिया है जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ पर ये कोई 12 स्किल्स ऐसी हैं जिनको ह्यूमन स्किल्स कहा जाता है। यानी ऐसी स्किल्स जो आप लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी डिसीजंस को बेहतर बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और अपनी लाइफ में प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन की, इधर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर में हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग के हवाले से, सो ये हर एरिया में आपको हेल्प करती हैं। इसका जो हाइपोथेसिस है या थ्योरी है इसकी ये है कि ये कुछ स्किल्स हमारे अंदर एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती हैं और कुछ एज अ वीकनेस। सो शुरू के प्रोग्राम्स जो हमने किए हैं, चूंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया ये प्रोग्राम्स करते हुए, तो हमने टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स पे बात करना शुरू की थी। पेरेंट्स के रेफरेंस से कि कैसे पेरेंट्स अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाकर, अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाकर, अपने बिलीव्स को रियलिस्टिक बनाकर अपने बच्चों की इन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। फिर हमने काफ़ी अरसे से अब एडल्ट्स के रेफरेंस से बात करना शुरू की है कि एक एडल्ट कैसे अपनी इन स्किल्स को पॉलिश करके अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में हेल्प ले सकता है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो। तो कैसे वो इन स्किल्स को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और फिर स्ट्रेंथ्स की तरफ कैसे आएं, और कैसे इन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है अगर ये मौजूद नहीं है। मौजूद ये है, पॉलिश किया जाता है। मतलब ये 12 के 12 हम रखते हैं सब, लेकिन ड्यू टू सम रीजन साइको सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सम टाइम रोल प्ले कर रहा होता है, हमारे जीन्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें कुछ स्किल्स को हमारे अंदर एज अ स्ट्रेंथ बना देती हैं और कुछ एज अ वीकनेस होती है। जैसे कुछ लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते लेकिन वो नेचुरली जज्बात पे अच्छा काबू रखते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग आप देखें फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। सो जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, तो उनके अंदर ये एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है, और जो लोग नहीं कर रहे होते तो वहां पर एज अ वीकनेस। इसी तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन का, इसी तरह से मेटाकॉग्निशन है, स्ट्रेस टॉलरेंस है, गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस है, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इनिशिएशन की स्किल, क्योंकि मेरे ख्याल में आजकल की जनरेशन का, इवन सबका सबसे बड़ा मसला है कि वो काम को शुरू ही नहीं कर पाते, डिले पे, अच्छा भी करता हूँ, अच्छा भी टाइम है, अच्छा भी 11th आवर पर करने वाली जो स्ट्रैटेजी। तो आप जिस भी ह्यूमन एरिया को देखें, आपको एग्जीक्यूटिव स्किल्स रिक्वायर्ड ही हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे वो बिलोंगिंग्स का ख्याल रखना ही क्यों नहीं है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही क्यों नहीं अपनी लाइफ में लेकर आना ही है। इसी तरह से ऐसी स्किल जो रिस्पॉन्स इनिबिशन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी इम्पल्सिविटी को एड्रेस करते हुए, कि रिस्पॉन्स इनिबिशन, द एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कैसे हम एनालिसिस कर लें, ऐसी स्किल का होना, सेल्फ कंट्रोल की, इमोशनल कंट्रोल की एग्जीक्यूटिव स्किल। फिर
एक्सपीरियंसेस को, इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की स्किल्स। तो ये सारी 12 की 12 स्किल्स आपको एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल देने में मददगार साबित हो जाती हैं अगर हम इन पर काम करना स्टार्ट कर दें और इसकी इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में जरा इम्पोर्टेंस दें। आज हमारा जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो व्यूवर्स को आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन रेफरेंस टू एग्जीक्यूटिव स्किल जो हैं वो बात करेंगे, उनको कुछ मैसेज देंगे जो उनके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम, इस पे थोड़ी अगर हम बात करें, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम किसको कहते हैं? हर किसी की प्रॉब्लम अपनी अपनी होती है, इसलिए डेफिनेशन भी अपनी अपनी है। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम देखें प्रॉब्लम के हवाले से, और यानी जो हम डेली बेसिस पर साइकोलॉजिकल लेवल पर, डीलिंग के लेवल पर बात कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई स्टडीज की हो, कोई भी नाम हम उनको दें, प्रॉब्लम उसको कहते हैं जब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं जब आपको वो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ज्यादा टेक्निकल अगर होगी तो आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि एक मसला या कोई एक एक्सपीरियंस या कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है, एंड अगर तो आप उसको, आपकी टूल किट में उसको हल करने के रिसोर्सेज, जराए मौजूद हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे की लाइफ में सिचुएशन ये आई कि उसको भूख लगी हुई है, एंड उसको भूख लगी हुई है और उसकी जेब में पैसे हैं, तो वो खाना खा सकता है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बंदे की भूख लगी हुई है और उसकी जेब में पैसे नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए ना, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से पढ़ाई, इसी तरह से बच्चों की डीलिंग। एक पेरेंट स्मार्ट पेरेंटिंग को यूटिलाइज करता है और उसको बच्चों को हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स को बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता है, बिकॉज उनके पास, उनकी टूल किट में इतने रिसोर्सेज नहीं होते, यानी डीलिंग के तरीके नहीं है, उसको डील करने के इफेक्टिव तरीके नहीं होते। आप समझ लें कि वो बॉक्स में ही देख रहे होते हैं। प्रॉब्लम जो अब ट्रैफिक में फंसना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब उनकी टूल किट में कौन सा मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए कि वो ट्रैफिक में फंसने को प्रॉब्लम समझे ही ना। यहाँ तो टाइम मैनेजमेंट के जरिए वक्त से पहले निकलें ताकि ट्रैफिक का भी जो टाइम है वो भी इंक्लूड कर लें, आप मार्जिन रखें, या अपना रूट चेंज कर लें। इन सिंपल वर्ड्स, जो मसलों, जो सिचुएशंस या मसले हमारे पास उनके हल मौजूद होते हैं, वो प्रॉब्लम्स किसी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं कहलाती हैं। प्रॉब्लम वही होती है जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशंस नहीं है। आपके पास सोल्यूशंस तो शायद हो, रिसोर्सेज आपकी नजर में नहीं है। डजंट मीन दैट कि उसको सॉल्व करने के ये नहीं पता क्या करना है, ये पता है क्या करना है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। मिसाल से समझाती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई मसला हो गया है तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैंने कोई ब्लैक आई वेयर ग्लासेस वेयर कर लिए, मेरे लिए वो प्रॉब्लम ही है कि मुझे डार्क ही नजर आ रहा है, मेरे लिए वो मसला ही है। अब आपके लिए वो मसला नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मैं वो ग्लासेस उतार दूं, ये एक नई स्किल होगी। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर या विद इन रिसोर्सेज सोल्यूशन निकालूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी। लेकिन अगर मुझे वो रिसोर्सेज लिमिटेड लग रहे हैं, मुझे लग रहे हैं, और मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है उसको सॉल्व करने की, तो मेरे लिए एक मसला होगा। मिस एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि एक शख्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसमें रिसोर्सेज का डिफरेंस आ रहा है। ऑब्वियसली ना, कि अगर आपको मिसाल के तौर पर आपको ट्रैफिक पे फंसना प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, और एक बंदे को ट्रैफिक पे फंसना प्रॉब्लम लग रहा है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको इसलिए नहीं लग रहा कि आप कहते हैं अच्छा मैं जॉब से लेट हो जाऊंगा तो मैं कोऑर्डिनेट कर लूं अपनी जॉब प्लेस पर, मूड खराब नहीं होता, मूड को मैनेज कर लेता होता, आपको पता है कि ये सिस्टम ऐसा है, तो आप अपने आने वाली हर्डल्स पर काम कर लेते हो, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बंदे फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है और उसका थ्रेशोल्ड कम होता जा रहा है, उसके पास ये, उसको आ ही नहीं रहा है ज़हन में कि मुझे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उसके पास उसकी रीजंस हैं, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, एक बंदे के लिए एक मसला है और दूसरे के लिए वो नहीं हो सकता। एक बंदे को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, एक को नहीं लगता। एक बंदे को
घर के जो मामलात हैं, रिलेशनशिप हैं, वो मुश्किल नहीं लगते, एक बंदे को बहुत मुश्किल लगते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसको कहते हैं जब आपको लगता है कि आपका रिसोर्सेज नहीं है, कोई आपको एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं उसकी। ऐसा भी होता है जैसे मेरा एक कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो ये लैक ऑफ क्या कहेंगे इनफैक्ट उसको, डिनाइल पे हम शो भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। सम टाइम आपको अपना प्रॉब्लम नहीं लगता, जिसमें इस बात से मैं ये ऐड करना चाहूंगी, हमें लगता है कि हमारे साथ मसला है तो उसका रीजन दूसरे लोग हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसकी मेरा गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे लोग मुझे दिलाते हैं ये प्रॉब्लम। एग्जैक्टली कि मेरा गुस्सा मसला नहीं है, इस बात को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे आप। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है क्या, लेकिन मैं क्या प्रॉब्लम समझ रही हूँ कि प्रोवोक करते हैं दूसरे। जैसे ट्रैफिक की एग्जांपल हमने दी, तो प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ पाकिस्तान का सिस्टम खराब है, ये है वो है, हालांकि प्रॉब्लम क्या है कि मैं ही मेरी मैनेजमेंट है, टाइम पर नहीं निकली, मेरी पुअर मैनेजमेंट है। प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे मैनेज करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनफैक्ट है कि हम प्रॉब्लम को सही असेस नहीं कर पाते, हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते, हम प्रॉब्लम्स में राइट असेसमेंट जो होती है वो नहीं कर पाते, तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इट्स वेरी इजी और इसको सर्वाइवल स्किल्स कहा जाता है। इट्स नेचुरल। हमें मुश्किल लगता है ओन करना, हमें आसान लगता है ब्लेम करना। कहीं पर भी उठा कर देखें आप, पेरेंट्स को आसान लगता है किसको ब्लेम करें। अगर उनका लव्ड वन या बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार है तो पेरेंट्स ज्यादातर ब्लेम किस बात को करते हैं? एनवायरनमेंट को, कंपनी को, फ्रेंड्स को। इसी तरह से जो एडिक्शन का शिकार है वो किसको ब्लेम करता है? प्रॉब्लम है ना एडिक्शन, पेरेंट्स को। वो पेरेंट्स को कहते हैं कि जी घर का माहौल ऐसा है, सफोकेशन एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर उनके पास तरीकाकार नहीं है, उनको लगता है कि फीलिंग्स को हल करना शायद ड्रग ही एक हल है, तो ये पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। हमने इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात, तो मसले को मसला मान लेना, ये जो है पहला स्टेप होगा। मसले को मसला मानना, मसले की सही वजह पे गौर करना, ये है रियल इसकी रूट क्या है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग आपको सिखाती हैं। आप ये नहीं कहते हो कि मिसाल के तौर पर अगर लेट सपोज हमारा शो लेट होता है और मुझे टाइम पर पहुंचना है इस पे, और चूंकि यहाँ पर हमने फैमिली सेशंस और सेशंस भी करने होते हैं, और मैं लेट आकर ये रीजन देती हूँ, लेट शुरू होता है शो और रीजन मैं ये देती हूँ कि मैं एक फैमिली सेशन में थी, तो आपको ये प्रॉब्लम का रीजन लग रहा है, बट इनफैक्ट ये रीजन नहीं है। रीजन क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मुझे अपना स्केड्यूल इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि मुझे इस पे टाइम पर पहुंचना है। सो ये जो एक राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है ना, जो लास्ट उसमें भी हमने शायद ये बात की थी कि जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं ना, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हम लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत शानदार बुक है, लेट्स गेट रिजल्ट नॉट एक्सक्यूजेस। उसका मतलब ये है कि जब हम रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन मौजूद होते ही हैं, लेकिन जब हम रीजंस की तरफ जाएंगे, एक्सक्यूजेस की तरफ जाएंगे, एक्सक्यूजेस कहते हैं तो 1000 मिल जाएंगे, तो वो हमारे पास हमेशा हमारी टूल किट में रहेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई जिम्मेदारी लेने का नाम है कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आसान बहुत ज्यादा है कि हम ब्लेम करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एंड नॉर्मली हम, आपने कहा ना कि मसले को मसला समझते ही नहीं है, वो उसकी रीजन यही होती है क्योंकि वो अपने आप को जिम्मेदार समझ ही नहीं रहे होते, ओन नहीं करते, ओन नहीं कर रहे होते। अब देखें, अगर महंगाई को एक बंदा प्रॉब्लम समझता है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करें। लेकिन ये करने की बजाय लोग कैसे सोल्यूशन कर रहे होते हैं? हुकूमत पे इल्जाम, बैड वर्ड्स करके, एहतजाज करके, रॉन्ग मीन्स को इस्तेमाल करके, उनके नजदीक ये जस्टिफिकेशन। और इसमें सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न को भी डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि हमारे इख्तियारात कितने हैं, हमें उस सर्किल में रहना है। मेरे इख्तियारात इतने हैं कि मैं अपनी मर्जी से वोट दे सकूं हुकूमत को, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता महंगाई को कम करने के लिए।
तो अपने इन्फ्लुएंसेस पे भी फोकस रखना चाहिए। ये एक थोड़ी सी बिल्कुल टेक्निकल सी एक इशू है, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर बात करें कि हम ये समझा सके कि ये जो हम रीजंस देते हैं और रैशनलाइजेशन देते हैं जो कि हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, एंड अगर हम इसको केटर अच्छे तरीके से करना सीख लें और अपने अनवाइज्ड एनालिसिस करना शुरू कर दें, तो शायद प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ही हो। जब हम ये फैसला कर लें कि हमने इसको हल करना है, ना कि मेरे लिए ये आसान है कहना कि मेरे में कोई मसला नहीं है, मुझे बिला वजह गुस्सा नहीं आता अनटिल अनलेस मुझे कोई प्रोवोक ना करे। अब ये कितना साउंड आपको करता है? ये एक तसल्ली है, ये एक तसल्ली, और हम रिलीजियसली आप लोगों को देखते हैं ये तसल्ली देते हुए। वो कह रहे होते हैं कि मैं गुस्से का बस बुरा हो जाता हूँ, वैसे तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, और जब आता है तो फिर रुकता नहीं है, ऑल दैट। और इसको एज ए प्राइड कैरी करते हैं लोग समटाइम कि जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर, वैसे तो नहीं आता लेकिन जब आता है तो फिर मैं नहीं देखता है, ऑल दैट। या मुझसे ऐसी बात कोई करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। हाँ। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है, खुद जितने मर्जी बोल रहा हो बंदा। सो ऐसी ये जो रीजंस होती हैं, ये जो रैशनलाइजेशन है, तो ये असल में मसले को मसला रहने ही नहीं देती। आपको लगता है कि ये कोई मेरे करने वाला काम नहीं, ये कोई अगले बंदे का, मुझे कोई प्रोवोक ना करे, ये सोल्यूशन उनकी टूल किट में होता है। इनफैक्ट ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप देखें कि आप क्यों अनोए हो जाते हैं, आप कौन सी ऐसी बात है जो आपको ट्रिगर कर जाती है। बहुत सारे लोग मसले समझते ही नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है। उनको लगता है कि ये कोई बाय डिफॉल्ट चीज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरा आपसे क्वेश्चन भी है कि ये क्या स्किल है वाकई? लोग तो ये समझते हैं कि भाई मसला आएगी देखी जाएगी, इस मेंटल एटीट्यूड के साथ वो आगे जा रहे होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कोई सीखने वाली चीज है या सीखी जा सकती है? बिल्कुल सीखी जा सकती है, और सीखनी चाहिए हम सबको। यानी ऐसा नहीं है, ये तो जो टेम्परामेंट आप बता रहे हैं ना कि मेंटल एटीट्यूड के आएगी तो देखी जाएगी, फिर आएगी तो देखी जाएगी, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बैडली बेयर करने पड़ते हैं। देखिए, हमारी जनरेशन का आज एक प्रॉब्लम है कि एडिक्शन से प्रिवेंट करवाना, लेकिन इस मसले को, नाउ दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, लेकिन इसके सोल्यूशन पर कोई इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने से हेजिटेट करते हैं कि इसको बता देंगे तो इसको पता चल जाएगा कि ये बुरी चीजें मौजूद हैं। ऑल्दो क्यूरियोसिटी जो है वो दो बड़ी वजह में से एक वजह है जिसकी वजह से लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। और क्यूरियोसिटी, यहाँ पर जितने भी पेशेंट से हम बात करते हैं तो वो ऐसी एज में ड्रग स्टार्ट किए हुए होते हैं और कहते ही यही है कि एडवेंचरस नेचर था, क्यूरियोसिटी थी, चेक करना था। पेरेंट्स इस प्रॉब्लम ये अपने आप को तसल्ली दिए हुए होते हैं कि शायद बात कर लेंगे तो इनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पर ये एक्सपोजर है। अनटिल अनलेस आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दें, चाहे वो बेसिक लेवल की ही क्यों ना हो। मिस, ब्रेक का टाइम हो गया। मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपल वर्ड्स में कन्वे कर दें, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विल बी राइट बैक। WHO ने तस्लीम जब किया 1957 बाकायदा, यानी उससे पहले ये कंट्रोवर्सी थी कि ये कोई किरदार की खराबी है या ये वाकई कोई एक्चुअल फिजिकल बीमारी है। आप समझ सकते हैं कि ये डायबिटीज जैसी बीमारी है, इसलिए हमारे ट्विन हॉस्पिटल्स विलिंग वेज के जो हैं वो डायबिटीज के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि डायबिटीज में एक निज़ाम होता है जिस्म में जो बिगड़ जाता है तो डायबिटीज होती है। ऐसी ही बीमारी अल्कोहलिज्म है। ये डायबिटीज जैसी एक और बीमारी है जिसमें जिस्म में निज़ाम शराब पीने के लिए सेफ नहीं रहता, फिट नहीं रहता, और इसके बावजूद चूँकि शौक़ बहुत होता है, जो शराब पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनका शौक़ बढ़ता चला जाता है। ये वैसे ही है जैसे लोग मिठाइयाँ खाते हैं, शौक़ जब अरूज पे पहुँच जाता है तो डायबिटीज़ होती है और डॉक्टर कहता है कि आपने मिठाई नहीं खानी। इसी तरह जब किसी का शौक़ शराब के हवाले से अपने अरूज पर होता है तो डॉक्टर से बताता है कि अब आप शराब नहीं पी सकते। तमाम प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस में इलाज बुनियादी तौर पर लाइफस्टाइल चेंज में होता है। कुछ अद्वियात होती हैं जो मदद करती हैं, जैसे डायबिटीज़ में। इसी तरह कुछ अद्वियात हैं जो मदद करती हैं अल्कोहलिज्म से निकलने में। कोई शख्स आपको ड्रिंकिंग अपनी कंट्रोल करता नजर आए
तो भी प्रॉब्लम काबू करता नजर आए तो समझे कि वो अल्कोहलिज्म है, क्योंकि जिसे अल्कोहलिज्म नहीं होता वो तीसरा या चौथा ड्रिंक नहीं ले सकता। आप याद रखें, जैसे आप पानी के 18 गिलास तो नहीं आप पी सकते, लेकिन आप शराब के 18 गिलास पी सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से अट्रैक्ट कर रही होती है। जो केमिकल बाहर से हम लेते हैं तो उससे हमारा मूड मिजाज बदलता है, तो आप समझे कि वो केमिकल जो हम बाहर से ले रहे हैं वो हम शक्ल हैं उन केमिकल्स के जो कि हमारे अंदर कुदरती तौर पर हमारे मूड को अच्छा लगते हैं। ये बहरूपिया केमिकल होते हैं। बहरूपिया समझ मेरे रूप भरा होता है, तो हमारा जिस्म ऐसे केमिकल्स की शक्ल से धोखा खाता है। जैसे आप कैफीन जब लेते हैं चाय कॉफी में और वो हमारे दिमाग में जाके असर करती है, तो वो इस वजह से कि हमारा दिमाग धोखा खा जाता है, क्योंकि कैफीन की शक्ल एक हमारे अंदर जो केमिकल है उससे मिलती है, और जो अंदर केमिकल है उसका फर्ज यह है कि हमें बताए कि तुम थके हुए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम सो जाओ। जबकि कैफीन जो बाहर का केमिकल है और हम शक्ल है, वो अंदर जाके तो नया पैगाम देता है, कहता है तुम थके हुए नहीं हो और तुम फ्रेश हो, तुम्हें नींद की जरूरत नहीं, तुम ये काम करो। बीमारी के दो हिस्से हैं। एक बीमारी का हिस्सा है जो मरीज के अंदर है, जो आपने वहां इलाज करना है, और एक बीमारी का हिस्सा है जो फैमिली में सरायत कर चुका है, तो उसका इलाज करना है। और फैमिली का इलाज जितना पहले होगा, मरीज का इलाज उतना ही कारआमद होगा। सबसे अहम बात यह है कि अल्कोहलिज्म में दो मामलात हैं जो जिंदगी के लिए बेपनाह खतरा पैदा करते हैं। एक है एल्डिहाइड का पैदा होना, जिससे कि इंसान की सोशल लाइफ खराब हो जाती है, बदनाम हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और इसकी मंजिल रिहैब सेंटर है। और दूसरा वो है जिसका जो लिवर है वो शराब को डिटॉक्सिफाई करते करते ओवर टाइम थक जाता है और सिरोसिस हो जाता है, तो वो अस्पताल की किसी मेडिकल वार्ड में जाता है जहां उसके पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अब मुझे बता दीजिए कि दोनों में से कौन सी सिचुएशन है जो किसी भले आदमी के लिए प्रेफरेबल होगी। याद रखिए, शराब पीने वाले भी भले आदमी ही होते हैं। हम नफरत से किसी की इस्लाह नहीं कर सकते। हमें उनके पहलुओं को समझने की ज़रूरत है कि हम उनसे मोहब्बत को बरकरार रखें, मोहब्बत को पहले रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात मानें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ शराब के मामले में तावन करें, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनकी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठा लें। अगर शराब का मज़ा वो लेते हैं तो शराब की तकलीफ़ें भी फिर उन्हीं को लेनी चाहिए, क्योंकि वही इन तकलीफ़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। पर अहले खाना खुद उन्हें तकलीफ़ें नहीं दे सकते। एक बुनियादी जो रिस्पेक्ट का पहलू है, जो उनकी डिग्निटी है, वो ख़राब नहीं करनी। पर डिग्निटी ख़राब करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे इस बारे में बात ही ना करें कि ये हमारे घर के बड़े हैं तो इनसे हम शराब के बारे में बात ना करें। ये कोई अदब नहीं है कि हम अपने बड़ों को ज़िंदगी में एक बीमारी के अंदर बेयारो मददगार छोड़ दें। बीमारी किसी भी जगह हो, उसका इलाज हो सकता है। शराब की बीमारी का इलाज अब डायबिटीज़ से बेहतर है, हार्ट डिजीज़ से बेहतर है, ब्लड प्रेशर से बेहतर है, क्योंकि किसी भी ऐसे बंदे को जिसको डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर है, आप पहले जैसा नहीं बना सकते। जबकि शराब की बीमारी में मुब्तला शख्स को आप ना सिर्फ पहले जैसा बना सकते हैं, बल्कि पहले से भी आला और अरफा बना सकते हैं। इंसान ने अपनी इस्लाह करनी होती है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर पीपल रिकवरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। उन्हें स्किल सीखनी होगी, उन्हें एग्जेक्टिव स्किल सीखनी होगी, लाइफ स्किल सीखनी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट उन्हें आनी चाहिए, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आना चाहिए, तो उससे मज़ा आना शुरू हो जाएगा। वो एक ऐसे मज़े से रूशनास होंगे जो कभी भी शराब से उनको नहीं मिला, और एक दिन वो वापस मुड़ के अपने कंधों से देखेंगे तो वो कहेंगे कि अब अगर हमारे पास चॉइस भी हो तो हम शराब नहीं पियेंगे, क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाती है। वेलकम बैक एवरीवन। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव स्किल्स शो और हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम क्या होती है, इनफैक्ट प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं और उसमें क्या मुश्किलात आती हैं। मिस शुमाइला से अगला सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से होगा। मिस, आपकी इजाज़त से कुछ कमेंट्स ऐड करते जाएं। आमिर अजीज साहब, नसरीन रिजवी और अंबर दौरानी, इन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है। आपका कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। आप अपने क्वेश्चंस भी हमें कमेंट में भेज सकते हैं, टॉपिक में भी हिस्सा ले सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। जी मिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हमने बता दी आज, डेफिनेटली एग्जेक्टिव स्किल के थ्रू हम इसको एड्रेस करेंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्व तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं अपने तौर पर, लेकिन रिजल्ट्स फिर ये बताते हैं कि वो अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी या नहीं थी। यानी अपने तौर पर बहुत सारे लोग देखिए मसले में जो पड़ता है उसका कोई ना कोई हल तो निकाल ही, और खुद को उस पर सेटिस्फाई भी कर लेते हैं खुद को। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ अगर कोई इमोशनल डिफिकल्टी होती है और अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो ये उनकी नजर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सोल्यूशन है उनका कि जो उनकी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, चाहे वो कोई इमोशनल स्ट्रेस है या कोई फीलिंग ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करना है या कोई पीयर प्रेशर है, तो उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है और उसको एज अ सोल्यूशन वो ड्रग्स से कर रहे होते हैं हम। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे ज़हन में आ रही है, एक चुपते 100 सुख, वो भी एक इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है उन लोगों के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि आप बात ना करना, यानी अवॉइड करना, अवॉइडेंस। यानी अगर बात करना शुरू करें तो कोई 7-8 ऐसे तरीके हैं जो कि गलत प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है। अगर हम क्विकली उसको भी बात करेंगे उस पर भी, कि प्रॉब्लम को सॉल्व तो अपने तौर पर लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिव थी या इनइफेक्टिव थी। अब जैसे अवॉइडेंस की बात हम करें, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अवॉइड करके, वो उस एक्सपीरियंस को ही अवॉइड कर देते हैं। ड्रग एडिक्शन भी एक अवॉइडेंस है ना, कि आप उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, आप नम हो जाते हैं। नशा तो इट्स अ सरफेस इशू, लेकिन डीप डाउन किन फीलिंग्स की वजह से वो ड्रग्स कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम तो वहां पर एज इट इज है ना, नशे ने तो सुपरफिशियल लेवल पर हेल्प कर दिया उस टाइम पर, प्रॉब्लम तो कहीं नहीं जा रही ना, प्रॉब्लम तो वहां पर एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सोच कर, ओवर थिंक करके, सोचों की जुगाली करके, रूमिनेट करके, बार बार एक ही मसले को सोच कर बहुत सारे लोग जो है वो, अब वो मुझे कहेगा तो मैं ऐसे कह दूंगा, अब कह के देखे, और ये मैंने भी ये कह देना था, इस तरह की। और वो जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन जो होना है वो भी सर्टेन नहीं होना है कि नहीं होना। exactly. तो हम खुद ही बस सोचों में घूमते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने सड़ने कूड़ने को प्रॉब्लम सॉल्विंग समझते हैं। मतलब बात नहीं करनी, हल नहीं करना, उनको लगता है कि सड़ना कुड़ना जो है वो एक सोल्यूशन है। फिर बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग्स को मास्क कर लेते हैं, ये भी उनकी नजर में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब मास्किंग का मतलब होगा कि अंदर से मैं दुखी हूं, बाहर हंस रहा हूं। एग्जैक्टली, अपनी ट्रू फीलिंग्स को मास्क कर लेना, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ही उनकी नजर में आ रहा होता है। अब इनके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? वक्ती में मामला हल हो जाता है, अवॉइडेंस पे वक्ती मामला हल हो जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लम रहती है। रुमिनेशन में आप कंटिन्यूसली सड़कुड़ रहे होते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, या तो आपको कोई फिजिकल इलनेसेस हो जाती हैं, मेंटल इलनेसेस हो जाती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दैट। इमोशनल मास्किंग भी आपकी लाइफ में मेंटल इलनेसेस को ट्रिगर करती है। सप्रेशन ऑफ इमोशन से काफी बड़ी डिफिकल्टी। एंड जब आप सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को एंड आप अनकॉन्शियस में धकेलते हैं, तो वही आपके कॉन्शियस में आकर कहीं ना कहीं पर आपके बैड बिहेवियर्स, इट्स लाइक अ स्प्रिंग, उसको आप दबाते हैं तो बाउंस बैक। हाँ, मतलब अगर किसी के अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो वो जो पेरेंट्स का इमेज अपने अनकॉन्शियस में रख रहा है, वो उसकी मैरिटल लाइफ में लेकर उसको प्रॉब्लम करेगा। सो मास्किंग जो है अगेन एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, आपने देखा होगा। फिर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आते हैं वो गुस्सा करते हैं। हैव यू एवर सीन? यस। सो बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुस्सा करने को समझते हैं कि गुस्सा करने से मसले का हल हो जाता है। हाँ, 1-2 दफा हुआ होगा कि उन्होंने घर में शोर मचाया और घर वालों ने कहा कि इसकी गुस्से में आ जाएगा और इसकी मान लेते हैं, तो मसला हल हो गया होगा। इनफैक्ट हमारे एक पेशेंट थे, आप उन्हें भी जानते होंगे, वो कहते थे गुस्सा मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी मान ली जाती है। हाँ। मेरी मर्जी की चीजें मुझे मिल जाती है, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। हाँ। सो गुस्से को ऐसा टूल हम सोल्यूशन के तौर पर, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म है, वक्ती मामला हल होता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, और इसमें कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ले लेते हैं एंड आपको फिर वो जस्टिफाई करने पड़ते हैं। मतलब अगर आपकी वाइफ आपके साथ इस गुस्से की वजह से डिस्टर्ब रिलेशंस के साथ है, तो आप कभी भी इस प्रॉब्लम को नहीं देखोगे कि मेरा ये जो रिएक्शन है ये ठीक नहीं है। आप हमेशा क्या कहेंगे कि ये बंदी ठीक नहीं है, ये बंदा ही ठीक नहीं है, ऑल दैट। फिर बहुत सारे लोग अपने मसलों का हल तलाश करते हैं, कोई एक तरीका ही सारी जगहों पर अप्लाई करते हैं, जिसको रिस्पॉन्स परसिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब एक से हल हो गया,
यानी एक दफा कोई स्ट्रैटेजी काम आ गई, वही हर जगह अप्लाई करना, या एक जगह अप्लाई करने से रिजल्ट्स नहीं आ रहे फिर वही अप्लाई किए जा रहे हैं। हाँ, मतलब अपनी चेंज नहीं करना, अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करना और उसको रिपीट करते रहना। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। फिर शॉर्ट टर्म फोकस, अब ये हम सबकी प्रॉब्लम है। अभी मसला हल हो जाए, अभी इस वक्त मसला हल हो जाए, बाद में किस बात की बात में देखेंगे। और ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होने वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग, डैमेजिंग भी, वेरी डैमेजिंग। लोग आप देखें, लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसते हैं और ढेरों कर्जे ले लेते हैं। दैट्स शॉर्ट टर्म फोकस, ये शॉर्ट टर्म फोकस है। और ढेरों कर्जे लेकर फिर इन द लॉन्ग रन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्विक फिक्सेस हैं, बहुत शॉर्ट टर्म फोकस जो है वो आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं चीटिंग करके, एग्जाम्स में चीटिंग करके। हाँ, डिग्री तो मिल जाती है लेकिन जब फील्ड में आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। डिग्री अब जाली भी निकल सकती है जी, वो भी शॉर्ट टर्म फोकस है। सो हम शायद बाय नेचर इम्पेशेंट हैं, शायद इसलिए हमें जरा क्विक फिक्सेस की ज्यादा अप्रोच करते हैं, फौरन से मसला हल हो जाए, एफर्ट्स ना करनी पड़े। इस टेम्परामेंट को हम सबको चेंज करना पड़ेगा, एफर्ट्स तो डालनी पड़ेंगी। और एफर्ट्स डालने का मतलब ये है कि आप अपनी यूनिकनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी ह्यूमन बीइंग यूनिक है ना, वो तो क्विक फिक्सेस पे नहीं जाते, वो तो प्रैक्टिस करके रिजल्ट्स लेते हैं, एफर्ट्स डाल के रिजल्ट्स लेते हैं। लेकिन हम सबका जो एनिमल ब्रेन है ना, वो ऐसे हमें सॉल्यूशंस देता है कि अच्छा अभी तुम पैसे देके पास हो जाओ, अभी तुम ये कर लो, अभी तुम वो कर लो, अभी आज तुम खाना खा लो, कल से डाइटिंग। और जितनी ज्यादा हम उसकी सुनते हैं उतनी ज्यादा वो रूल करने लगता है। एग्जैक्टली हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है या इंटेलेक्चुअल ब्रेन है या लॉजिकल ब्रेन है, अगर हम उसको यूज नहीं करते और हम अपने एनिमल ब्रेन की बात सुनते हैं जो कि इमोशनल ब्रेन इन अदर वर्ड्स कहलाता है, तो हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। फिर वो रूल करना शुरू हो जाता है। फिर हमारे हर मामलात में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते और हम क्विक फिक्सेस पर चले जाते हैं। फिर हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिविटी को अप्रेज करते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम जब आती है तो उसका सोल्यूशन यही है कि वो नेगेटिविटी को अप्रेज करते रहें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सही चीज में से सिर्फ उस पे फोकस करेंगे जो नेगेटिव एक्चुअल में होता वो नेगेटिव ही है, लेकिन उनका जो देखने का अंदाज है ना, वो नेगेटिविटी को पिक करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने बहुत अच्छी शादी अरेंज की हुई है, तो जो नेगेटिव अप्रेजल वाला बंदा होगा वो सिर्फ उस पे फोकस करेगा जो कि ठीक नहीं है। खाना अच्छा नहीं था खाना अच्छा नहीं था, चावलों की किस्म नहीं अच्छी थी, जनरेटर 5 मिनट लेट हुआ जी। ये सारी चीजें जो एक्चुअल में हुई होंगी, पैसिमिज्म इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो हम नॉर्मली अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह से डील करते हैं जो कि क्विक फिक्स, यानी कि ये वो प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो हम अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, लेकिन इन फैक्ट इन द लॉन्ग रन हम फिजिकल या मेंटल इलनेसेस का शिकार हो सकते हैं, हम वल्नरेबल हो जाते हैं अगर हम मेल एडिप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। यानी ऐसे तरीकों को प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व नहीं करते लेकिन सरफेस लेवल पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये कौन बताए कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइनली सॉल्व हुई है या इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म किसको कहते हैं? रिजल्ट्स विल टेल यू, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको बताते हैं जिसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मसला हल हो गया, उसका मतलब मसला हल हो गया है। हाँ। वो दोबारा बार बार उभर के नहीं आता या वो लॉन्ग रन में हमें तंग नहीं करता। हाँ, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि हमारा मसला सही हल हुआ है या नहीं, तो वो ये कि आप जब भी मसले को हल करते हैं, जैसे मैंने कहा ह्यूमन नेचर है कि वो मसलों से निकल ही आएगी, जिसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स के इंटेलिजेंट लोग मसलों से निकल ही आते, चाहे वो ड्रग यूज करके आ जाएं, चोरी करके आ जाएं। वो कहते भी मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं फंसूंगा, मैं निकल जाऊंगा, और वो यही कॉन्फिडेंस उनको ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं और बार बार फंसते हैं। लेकिन जो लोग वाइज होते हैं, जो लोग अक्लमंद होते हैं, वो लोग मसलों में फंसते ही कम है। वो अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मसलों में फंसते ही वो कम है, और अगर वो फंसते भी हैं तो इतना एमिकेबली वो मसलों से निकलते हैं कि चांसेस कम होते हैं नेक्स्ट वो मसला आने के। तो हम सबको मशवरा दे रहे हैं कि जी वाइज हो जाए, इंटेलिजेंट आप ऑलरेडी हैं। हाँ। आपके पास ह्यूमन ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है,
तो उसको यूज करते हुए वाइज बनना है। सो अपनी ह्यूमन यूनिकनेस को प्रैक्टिस करने का जो है वो टाइम है इस वक्त, कि हम अपनी ये ह्यूमन बीइंग होने का यूनिकनेस है हमारा, उसको प्रैक्टिस करें। उसी रेफरेंस में एक और बात कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है, हमें अपना परसेप्शन भी चेंज करने की एक्सेप्ट करें कि ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है, इसी प्लैनेट की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम चले जाएं और हम कहेंगे मसला आएगा ही नहीं, या लाइफ की किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जहाँ हम ये बोल सकें कि अब मसला नहीं आएगा। जहाँ पर इंसान है वहां पर मसाइल हैं। सो क्यों ना हम ऐसा परसेप्शन बनाएं कि मसला ना आने की बजाय, यानी हम सारी एफर्ट्स अगर ये लगा रहे हैं कि मसला जिंदगी में आए ना, क्यों ना हम ऐसा परसेप्शन बना लें कि मसला आए लेकिन हम उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करें। हमारा टॉलरेंस मसलों को बर्दाश्त करने का इंक्रीज हो, जो इनफैक्ट हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस का एग्जीक्यूटिव स्किल हमें हेल्प करता है कि आप थ्राइव कैसे करते हैं मसलों में रहकर, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उनको प्रॉपर सॉल्व करके। सो पहला जो स्टेप है वो ये है कि चेंज योर परसेप्शन रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ अपनी नजरियात को चेंज करें, ये लाइफ का पार्ट है, इन्होंने आना है, तो बजाय ऐसी कोई डिमांड अनरियलिस्टिक बनाने के, ऐसा डिजायर बनाने के कि हमारी लाइफ में मसले आए ही ना। एंड अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को ट्रेनिंग भी ये दे रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में मसले आए। मसला नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, रादर के ये हम लोग माइंडसेट बनाएं कि मसले तो आएंगे, हम तैयारी कर लें। और बच्चों को छोटे से छोटा स्ट्रेस भी बेयर नहीं करने देते पेरेंट्स। मैंने बहुत दफा ये बात की, मैंने अपना बैग उठाने की स्ट्रेस नहीं देना चाहते, ये भी उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करने देते। एंड इनोसेंटली पेरेंट अपने बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादती कर रहे होते हैं कि उनको लाइफ में उनका जो डेवलपमेंटल एज है उसके अकॉर्डिंगली उनको जरूर फेस करने दिया जाए। और ये कुदरती कानून है, जब हमें मुश्किलें आती हैं तभी हम मजबूत होते हैं। हाँ, और देखिए अगर किसी की लाइफ में रिजेक्शन नहीं है ना तो वो सीख नहीं सकता। लेकिन आप देखें कि इस फियर ऑफ रिजेक्शन को ही, चूंकि ये सबसे पहले टीन्स की जिंदगी में आता है, दोस्त ना रिजेक्ट कर दें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, रिजेक्शन की फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए फिर वो क्विक फिक्सेस में आ सकते हैं। उसको अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं करता है तो वो पॉलिश और आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपना परसेप्शन, अपना नजरियात चेंज करें इस हवाले से कि प्रॉब्लम्स आनी है, दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ कि उसका हम उन चैलेंजेस को फेस अच्छे तरीके से कर सकें, अपने आप को इफेक्ट हुए बगैर। मिस व्यूअर्स को सोल्यूशन की तरफ लाते हैं। अब उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने अंदर डेवलप करनी है, तो कौन सा एग्जीक्यूटिव स्किल है जो 12 हम डिस्कस करते हैं उसमें से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर सकता है? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेटाकॉग्निशन का जो एग्जीक्यूटिव स्किल है वो आपको हेल्प करता है। इसके साथ आपका स्ट्रेस टॉलरेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव स्किल भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। सो मेटाकॉग्निशन पे अगर हम बात करें तो बाय द डेफिनेशन मेटाकॉग्निशन है ऐसी एबिलिटी का होना जो कि आपकी सही एनालिसिस आपको दे सके, यानी बर्ड्स आई व्यू से एनालिसिस करना, इन सिंपल वर्ड सेल्फ एवेल्युएशन करना, अपने एनालिसिस करना, अपना तज्जिया करना। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप देख सके कि कहाँ पर, एंड बर्ड्स आई व्यू का मतलब ये है कि आप देख सकें कि कहाँ पर क्या चीजें आपको अपनी लाइफ में आगे लेकर चलनी है, जो ठीक कर रहे हैं आप, और वो कौन सी चीजें जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा और वो अपनी लाइफ से निकाल देनी है। सो मेटाकॉग्निशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि सही एनालिसिस ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। मेटाकॉग्निशन से हम कह रहे हैं सेल्फ एवेल्युएशन में ये देख लूं कि मैं लाइफ में कौन से अच्छे काम कर रहा हूं वो जारी रखूं और कौन से काम बुरे कर रहा हूं उन्हें मैं छोड़ दूं, ताकि उनसे फायदा नहीं हो रहा तो हम बेहतर साइड पे आए। देखिए, इसमें वो जो हम शुरू में प्रोग्राम में बात कर रहे थे ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेटाकॉग्निशन में क्या होता है, आपकी जात। मतलब आपको एनालिसिस करने से कौन रोक रहा होता है? हम खुद रोक रहे होते हैं ना, कि अगर आपके स्टैंडर्ड्स में ये नहीं बात शामिल कि आप किसी से मिसबिहेव करें या किसी को गाली दें, लेकिन आप जब अपने एनालिसिस करते हैं तो हम अपने आप को कितने ग्रेस मार्क्स देते हैं कि उसने मुझे इस हद तक प्रोवोक कर दिया था कि गाली ही बनती थी। हम अपनी साइड लेते हैं और हम अपने आप को सिर्फ कोई 1-2 ग्रेस मार्क्स नहीं देते, कोई काफी अच्छा खासा नंबर जो है वो अपने आप को ग्रेस मार्क्स देते हैं। सो मेटाकॉग्निशन के एनालिसिस में और इसकी प्रैक्टिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम खुद ही होते हैं कि जब हम अपने आप को बहुत ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि खुद को मेरिट पे डील करें।
जो सही है वो सही है, Exactly. जो गलत है वो गलत है। हाँ। जो मैंने गलत किया उसको मैं मान लूं, उसको मैं मान लूं। और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यानी यहाँ पर हम फैमिलीज को डील कर रहे होते हैं एंड दे नो दैट कि उनका जो ट्रीटमेंट है रिगार्डिंग उनके लव्ड वन वो ठीक नहीं है, बट दिस इज हार्ड टू बिलीव दैट कि वो उनके लिए इतना मुश्किल सम टाइम हो जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, तो फिर मैं क्या करती, मैं एक माँ हूं ना। और पेरेंट्स तो बेचारे होते हैं, ममता का तो जिगर आप जान सकती हैं कैसा। आप माँ बनेंगी तो आपको पता चलेगा। सम टाइम ये भी होता है कि आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों का प्यार क्या होता है एंड ऑल दैट। ये सारी तसल्लियां जो हम अपने आप को देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही एनालिसिस अपने आप को रोक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत क्रूअल हो जाएं, हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं अपनी, लेकिन सही अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो हमें अनबाइज्ड एनालिसिस करना सीखने होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है सप्तान साहब कि फ्रॉम द बिगिनिंग हम सर्वाइवल स्किल्स को, डिफेंस को सर्वाइवल स्किल्स के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, और ये कोई अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, ऑटोमेटिक सा प्रोसेस होता है। एंड इन सब चीजों को कॉन्शियस में लेकर आना, ये बहुत मुश्किल काम है और आपसे बहुत एफर्ट मांगता है कि अपने आप को गलत कहना हो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। एंड इसीलिए हम नहीं ये एक्सेप्ट करना चाहते कि हम गलत हैं। हम गलत हैं वाला जो एलिमेंट है, ये हम में से कोई भी अनफॉर्चुनेटली नहीं एक्सेप्ट करना। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा आसानी ही उस वक्त पैदा हो जाती है जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं। हाँ, हमें उन गलतियों पे मजीद गलतियां करने की जरूरत नहीं थी, हमें उन गलतियों पे खुद को तसल्लियां, एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं होती। एक्सेप्ट कर लेना, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। मैंने एक बुक में पढ़ा कि ये जो हम गलतियां करते हैं तो इनफैक्ट ये इंसान होने का साइन है। एग्जैक्टली। और जब हम इसी लिमिटेशन को नहीं मानते हैं, अब आप यहाँ पर देखें कि हम इंसान कितनी नाइंसाफी अपने आप इंसान गलती का पुतला है करते हैं, और उसी को हम नहीं मान रहे होते बिकॉज हम फरिश्ते बनना चाहते हैं। फरिश्ते नहीं है, खुदा नहीं है, हम इंसान है। और इंसान का नाम ही ये है कि वो गलती कर सकता है। एंड जब वो गलती करता है तो ये एक उसकी लिमिटेशन है, बट इस लिमिटेशन को इंसान मानने को तैयार समहाउ नहीं होता। कैसे नहीं होता? वो जस्टिफिकेशन देता है, अच्छा ये रीजन थी, अच्छा ये था, वो डिफेंसिव होना शुरू हो जाता है। और हेल्दी इंसान वो है जो गलती करता है। गलती करना हमारा, जो हम गलती का पुतला है तो हम गलती करते हैं, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना मेरी गलती है और दोबारा वो गलती ना करना। वेरी राइट। तो ये है हमारा ह्यूमन होने का प्रोसेस कि हम गलतियां करेंगे और हमें गलतियों को एक्सेप्ट करके अमेंड करके आगे बढ़ना है। व्हाट इफ के मैं गलती को मानूं भी ना, फिर एक ही गलती बार बार होगी, और उसको कवर भी करूं, फिर मैंने अपनी ग्रोथ रोक दी। कि जब मैं गलती को मान भी नहीं रही और उसको कवर भी कर रही हूँ कि मैंने इसलिए थप्पड़ किसी को मारा बिकॉज उसने मुझे प्रोवोक किया था, तो मैंने अपने ऊपर एक लिमिटेशन लगा ली और मैं बढ़ नहीं पाऊंगी आगे। आई होप ये टेक्निकल सा पॉइंट हम अपने व्यूवर्स को दे पाए कि अपने जो एनालिसिस करना है तो इसमें डिफेंसिवनेस को थोड़ा एक साइड पे रखने और अनबाइस्ड और गैर जानिबदारान, जिसको कहते हैं गैर जानिबदार एनालिसिस जो है वो हमें अपने करने चाहिए। मेटाकॉग्निशन आपको ये सिखाता है। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि खुद को मेरिट पे डील करें, अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करें, एनालाइज करें अपनी मिस्टेक्स को और उन्हें एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। मिस दूसरा आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि क्योंकि इसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसकी अम्ब्रेला के अंडर आती है मेटाकॉग्निशन में, तो जब हम सही आइडेंटिफिकेशन करेंगे और अनबाइज्ड एनालिसिस करेंगे तो वेयर इज द प्रॉब्लम का आंसर फिर हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम हमें नजर आएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो हमें नजर आना शुरू, तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां से स्टार्ट होती है, मतलब मेटाकॉग्निशन से स्टार्ट हो रही है। एग्जैक्टली, मेटाकॉग्निशन से स्टार्ट हो रही है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की बात करते हैं और स्टेप्स की बात करते हैं, तो आप अपने कॉपी पेंसिल साथ रख लें। नंबर 1 जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, स्टेप 1 जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है। वेयर इज द प्रॉब्लम? इन फैक्ट आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को कि इनफैक्ट प्रॉब्लम है क्या। अब यहाँ पर हमें, जो मैं पहले भी बात कर रही थी कि थोड़ा सा कॉन्शियस
होकर इस चीज को देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। मेरे ख्याल में ये स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल है, फर्स्ट वाला, कि मसला असल में है कहाँ, हम उसकी शनाख्त कर लें कि ये मसला है। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होता है कि मेरा मसला ये है और वो सतही मसला होता है, डीप डाउन मसला कुछ और ही होता है। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे लंग्स खराब हो गए हैं, मसला क्या है जी, ओ डॉक्टर ने दवाई ठीक नहीं दी, मैं आजकल जो वो ऐसे माहौल में रह रहा हूँ जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, सिगरेट पीना मसला नहीं नजर आ रहा होता। यही वो जस्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से जब वेट मैनेजमेंट का मसला किसी की जिंदगी में होता है तो उसको वो मसला नहीं लग रहा होता कि मुझसे खाना पे हाथ नहीं रोका जाता या मुझे वॉक एंड एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो वो मसला क्या होता है उनकी नजर में? मसला ये है कि पता नहीं, मुझे तो हवा भी लगती है, मैं तो पानी भी पीऊं तो मुझे लगता है। मसला ये है कि मसला ये नहीं है कि उनको भूख लगती है, उनको वॉक करने के लिए वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए नहीं होते। सो वेयर इज द प्रॉब्लम इन फैक्ट? मिसाल से समझाते हैं, क्विकली अगले स्टेप पर चलते हैं। मिसाल ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड गुस्से में आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो मसला आपके अंदर है कोई। मसला ये है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। लेकिन जब आप इसको आइडेंटिफाई करने की बजाय आप कहेंगे कि मैं ऐसे बंदे से ही नहीं मिलता जो मुझे गुस्सा दिलाता है, नो दिस इज द सोल्यूशन, तो प्रॉब्लम वो बंदा नहीं है, प्रॉब्लम मसला आपके अंदर है कि आपका थ्रेशोल्ड जो है वो इस बंदे को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आप जहाँ जाएंगे प्रॉब्लम आपके साथ है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम पहला स्टेप है। वेयर इज द प्रॉब्लम, जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करें। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप अगर प्रॉब्लम है सो वहां पर आइडेंटिफाई करें कि बेसिक मसला क्या है। क्या मैं बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट्स को होल्ड तो नहीं करता, मैं बहुत शिकवे शिकायतों को तो नहीं देखता, या मैं अगले बंदे को स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ, क्या मेरे बिलीफ तो रिजिड नहीं है उसके रिगार्डिंग, क्या मेरी डिमांड्स तो ज्यादा नहीं है। ज्यादातर स्टार्ट विद योरसेल्फ। हाँ, फोकस हमारा दूसरों पे होता है। एग्जैक्टली। और आप सजेस्ट करेंगे स्टार्ट विद योरसेल्फ। हम बात ही आपकी एग्जेक्टिव स्किल पे कर रहे हैं तो काम तो कोई अपने साथ ही करना पड़ेगा। तो मतलब हमारी स्पॉटलाइट हम पे है, फोकस खुद पे है। एग्जैक्टली। आप दूसरों को कंट्रोल सेंस आप कर ही नहीं सकते। ये हम सबकी एक क्या कहें उसको, इनोसेंट ख्वाहिश है कि हम दूसरों को कभी नहीं कर सकते। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए एफर्ट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। सो फर्स्ट स्टेप, राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए ऑल्टरनेट्स को जनरेट करें। कोई एक मसले के कुछ 4-5 सोल्यूशन अपने पास जरूर रखें कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप जनरेट कर लें अपने सॉल्यूशंस को, लिस्ट कर लें। जैसे आपने गुस्से की एग्जांपल दी तो उसमें देखा जा सकता है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं काउंटिंग कर लूंगा, थोड़ी देर चुप हो जाऊंगा, उठ के थोड़ी देर कहीं और चला जाऊंगा, पानी पी लूंगा। सारे सॉल्यूशंस को आप लिस्ट कर लें। सो वो 5-6 सॉल्यूशंस को आप लिस्ट आउट कर लें, उनमें से बेस्ट को चूज कर लें अपने लिए। नंबर 3, बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करें एंड इम्प्लीमेंट कर लें। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती। आपने चूज किया, इम्प्लीमेंट किया, देन आप देखें कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, और अगर नहीं है तो ऑल्टरनेटिव में से सेकंड बेस्ट चुनें और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड इवेल्युएशन दोबारा से इवेल्युएशन करें, फॉलो अप करें। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल्टरनेट्स को जनरेट करना। नंबर 3, पिक द बेस्ट वन एंड इम्प्लीमेंट इट। नंबर 4, रिव्यू करना और इफ देयर इज एनी चेंज रिक्वायर्ड तो उसको इम्प्लीमेंट करना एंड फॉलो अप करना, रिव्यू करना। सो ये क्विकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो मेटाकॉग्निशन से आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज इसमें आप देखें हर स्टेप पर मेटाकॉग्निशन हेल्प करेगा। राइट आइडेंटिफिकेशन में मेटाकॉग्निशन, सोल्यूशन को, ऑल्टरनेट्स को जनरेट करने में मेटाकॉग्निशन आपको देगा, इम्प्लीमेंट करने में, रिव्यू करने में। तो मेटाकॉग्निशन की जो एग्जेक्टिव स्किल है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हेल्प करती है। एंड इसके साथ साथ स्ट्रेस टॉलरेंस की, ठीक है, कि स्ट्रेस टॉलरेंस जो मैं पहले बात आपसे कर रही थी कि अपने नजरियात को चेंज करें। स्ट्रेस टॉलरेंस की एग्जेक्टिव स्किल ये हमें बताती है कि आप कैसे स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी को अपनी लाइफ में इंक्रीज करते हैं बाय डूइंग सम इम्पोर्टेंट टास्क। अंडर प्रेशर काम करना, अपने थ्रेशोल्ड को हाई करना, ऐसा परसेप्शन बनाना है कि इस लाइफ में
मैं सिर्फ आराम करने नहीं आया हूँ, मुझे इस रिंग में उतरना भी है और अपने आप को सेफ भी करना है और बाउंस बैक भी करना है। चैलेंजेस को अपनी लाइफ में अवॉइड नहीं करना, वेलकम करना है और बेहतर वे में उससे फाइट बैक करना है, जिससे मैं भी ना हर्ट हूँ, मैं भी इफेक्ट ना हूँ और मेरा लव्ड वन या मेरे सराउंडिंग्स भी इफेक्ट ना हो। सो स्ट्रेस टॉलरेंस को भी इंक्रीज करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बेसिकली मेटाकॉग्निशन ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वैसे आपने स्टेप्स भी बता दिए, काफ़ी व्यूवर्स आसानी से इनसे रिलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर हम इसको प्रैक्टिस बना लें तो ये कुछ सेकंड्स की बात है कि हम सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म कर लें और जो बेस्ट है उसे सिलेक्ट करके उसको एक्ट करें और फिर रिव्यू करें। बिल्कुल। शो का वक्त भी ख़त्म हो गया, तो व्यूवर्स से इजाज़त लेते हैं, आपकी इजाज़त से। बिल्कुल बिल्कुल। जी व्यूवर्स, आज हमने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, एग्जीक्यूटिव स्किल उसमें कैसे हेल्प करते हैं। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एग्जीक्यूटिव स्किल में एक नए टॉपिक के साथ, एक इसी रेफरेंस में किसी नए टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मिस शमाइला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।